1, 2, 3, come on! हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी एक बार फिर आपके सामने आ गया हूँ कुछ नया लेकर। आप सभी का वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल अवस्थी क्लास में। और आप लगातार हमसे जुड़े हुए हैं, मुझे अच्छा लग रहा है कि बहुत सारे लाइक्स और बहुत सारे कमेंट आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं। आज का वीडियो है वो वीडियो रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस वीडियो अपना अपलोड किया था क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए। क्लास 10 पास होने के बाद में क्लास 11 स्टूडेंट को कॉमर्स क्यों लेना है, उनके मन में जो डाउट है कि कॉमर्स का स्कोप क्या है, कॉमर्स में क्या क्या फील्ड्स होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो जल्दी से जाइए और सबसे पहले हमारा प्रीवियस वीडियो देखिए। प्रीवियस वीडियो लिंक हमने अपने कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आज हम क्लास 11 के स्टूडेंट्स की अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अपने किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करें, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन बहुत जरूरी है और वो डिस्कशन ये है कि क्लास 11 में जैसे ही स्टूडेंट कॉमर्स लेता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है। क्लास 10 के बाद अगर कोई स्टूडेंट साइंस लेता है या कोई स्टूडेंट मैथ्स लेता है या कोई स्टूडेंट आर्ट्स लेता है तो बहुत कुछ आर्ट्स का सेक्शन, साइंस का सेक्शन और मैथ्स का सेक्शन वो प्रीवियस क्लासेस में क्लास ऑब्वियसली स्टार्टिंग से पढ़ता हुआ रहा था मैथ्स और साइंस, और बहुत सारा जो पार्ट है आर्ट्स का वो भी बहुत अपने प्रीवियस क्लासेस में 8, 9, 7, 8, 9, 10 में पढ़ता हुआ आ रहा था। लेकिन क्लास 11th में आने का मतलब है कि हमारे लिए सब्जेक्ट नया होने के साथ में बहुत सारी चीजें भी नहीं है। जैसे बिजनेस के बारे में हमें इसके पहले किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया गया, बहुत डिटेल में कहीं कहीं पे लिखा था। बिजनेस स्टडीज के बारे में नहीं बताया गया, अकाउंट्स के बारे में नहीं बताया गया। तो क्लास 11th में ये दो सब्जेक्ट जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए, क्योंकि इसके बारे में हमें पहले से कुछ भी आइडिया नहीं होता है। जो थर्ड हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, उसके बारे में हम थोड़ा बहुत क्लास 8, 9, 10 में पढ़ते हैं, लेकिन जो हम क्लास 11 में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो टोटली डिफरेंट है। उसी का बहुत एक्सपेंडेड फॉर्म है जो हम अभी क्लास 11 में पढ़ने वाले हैं। आज हम जिस चैप्टर के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कशन करने के लिए यहाँ पर आए हैं वो है क्लास 11 की अकाउंटेंसी। मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा, हम अभी ये हमारा क्लास 11 के लिए स्टूडेंट्स के लिए पहला लेक्चर है और इस सेशन में हम लोग सिर्फ बहुत थोड़ी सी चीजों को बहुत ज्यादा डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। पहला वीडियो है, इसको आप अच्छे से देखिए। इसमें मैंने बहुत सारे सेगमेंट क्रिएट किए हैं, अभी मैं आपको इन सब चीजों के बारे में बताता हूं और इसमें आपको पता चलेगा कि मैंने बहुत थोड़ी सी चीजें लिखी हैं, उनको कैसे आपको एलैबोरेट करना है, कैसे उसको एक्सप्लेन करना है, उसको कैसे समझना है, ये आपके लिए हो जाएगा। बॉब मैं फिर से रिपीट करता हूँ, बहुत कम चीजों को मैंने यहाँ पे लिया है। हम बहुत थोड़ा पढ़ते पढ़ते फिर कुछ ज्यादा की तरफ चलेंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन की तरफ चलेंगे, क्या होती है अकाउंटिंग, क्या होता है अकाउंटेंसी, क्या होता है लेजर, ये सब चीजों के बारे में हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमने अपना जो आज का टॉपिक रखा है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। अगर मैं आपसे डायरेक्ट अकाउंट्स बनाने के बारे में बात करने लगता कि अकाउंट्स ये होता है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है, बिजनेस की ट्रांजेक्शंस ये होती हैं, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, आप ये समझ ही नहीं पाते। मैंने आपसे कहा है कि आपके लिए अकाउंट्स एकदम टोटली नया सब्जेक्ट है। पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में, आज का ये पूरा हमारा सेशन है ये अकाउंट्स के, जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स क्या क्या होते हैं, हम कैसे चीज़ों को समझेंगे जब हमारे पास हम आगे अपने कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। इस सेशन में, इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ बेसिक टर्म्स क्या होती हैं जो हमें पता तो है लेकिन उसका जो हमारे लिए अकाउंटिंग में मीनिंग होता है उसे हम कैसे समझेंगे, उनको हम समझेंगे। यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आज हम अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे, अकाउंटिंग क्या होती है। मैंने अपने टोटल आज के सेशन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन मैंने लिखा है, इन बेसिक क्वेश्चन के आंसर हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद है फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, हम अकाउंटिंग के जो फीचर्स होते हैं उसके बारे में यहाँ पे जानेंगे। और जो थर्ड है सेगमेंट हमारा, उसमें हम जानेंगे अकाउंटिंग में आर्ट और साइंस क्या है, क्या हमारा अकाउंटिंग जो है वो आर्ट है, वो साइंस है, आर्ट और साइंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। और फोर्थ सेगमेंट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स है ये क्या होते हैं। आज के सेशन में हम सिर्फ इतना ही करेंगे, इसी को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। आइए सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है व्हाट इज बिजनेस। ये क्वेश्चन यहाँ पे ये क्यों लिखा हुआ है व्हाट इज बिजनेस, ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों लिखा हुआ है, इसका आंसर जान लीजिए।
हम पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में हम जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हम उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे, जो हम लेन देन करेंगे बिजनेस के, उसमें हम बिजनेस के, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिजनेस के, तो व्हाट इज बिजनेस। तो हम सबसे पहले ये समझें कि बिजनेस क्या होता है। बहुत इजी है, समझिए बिजनेस को। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, मींस बिजीनेस। हम किसी एक्टिविटी में जब बिजी हो जाते हैं उसे हम कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं, हम बिजी हैं। यहां पर ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि बिजी तो हम अपने घर के पर्सनल वर्क्स में भी हैं, लेकिन यहां पर हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम जानें कि बिजीनेस का मतलब है किसी भी ऐसे एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जिसका एंड रिजल्ट हमें प्रॉफिट या लॉस के फॉर्म में मिलेगा। हम चीज़ों को पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ते हैं, इसलिए हम ये मानते हैं कि जब हम किसी बिजनेस को करते हैं तो प्रॉफिट ही होगा। डेफिनेटली हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही बिजनेस करते हैं। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जब हम किसी ऐसी एक्टिविटी को करते हैं जहाँ का एंड रिजल्ट प्रॉफिट के फॉर्म में होता है तो हम कहते हैं कि हम बिजनेस कर रहे हैं। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप समझिए कि मैं ऐसे एग्जांपल लेता हूँ कि जो एक्टिविटीज होती हैं हमारे बिजनेस में, वो एक्टिविटीज हमारे पास 2 टाइप्स की हैं। हमारे बिजनेस एक्टिविटीज की अगर हम बात करें तो हमारे जो एक्टिविटी हम पढ़ते हैं अपने डे टू डे लाइफ में, वो एक्टिविटी होती है, पहली होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है द एक्टिविटी विच आर डूइंग फॉर अर्निंग प्रॉफिट एंड लाइवलीहुड। मींस एक्टिविटी वो जो पैसा कमाने के लिए या अपने जीवनोपार्जन के लिए, अपनी आजीविका को आगे बढ़ाने के लिए, लाइवलीहुड के लिए जो की जाती है, पैसा कमाने के लिए की जाती है, उन एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। दूसरी एक्टिविटी है जिसको हम कहते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसका मेन एम प्रॉफिट या कैश या हमारे लिए फंड कमाना, फंड जनरेट करना नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए सोशल वेलफेयर के लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए, लव के लिए, सिंपैथी के लिए, पैट्रियटिज्म के लिए की जाती हैं। ऐसी एक्टिविटीज को हम कहते हैं कि ये हमारी एक्टिविटी जो है ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। अगर एक टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहा है तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? तो यहाँ पर टीचर अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहा है, इसका मतलब ये उसका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मेन मोटिव यहाँ पर है कि अपने बच्चे को पढ़ाना है, उसके बच्चे से सारी चीजें आनी चाहिए। इसका मतलब है ये एक्टिविटी जो वो टीचर अपने घर में अपने बच्चे के साथ कर रहा है, ये उस टीचर के द्वारा की गई है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अनार्थिक क्रिया, जिसमें वो पैसा नहीं कमा रहा है। लेकिन वही टीचर जब स्कूल में जाके और क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाता है और उसको स्कूल की तरफ से सैलरी मिलती है, तो डेफिनेटली वही एक्टिविटी जो वो डिफरेंट प्लेस में करता है, एक्टिविटी वही है लेकिन वो डिफरेंट प्लेस में कर रहा है, तो वहां पर उस एक्टिविटी का मीनिंग चेंज आता है और वो एक्टिविटी वहां पे डेफिनेटली पैसा कमाने के लिए थी, तो वो एक्टिविटी कहलाती है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल था, शायद आपको समझ में आ गया होगा। मान लेते हैं कोई ओल्ड मैन है और ट्रैफिक सिग्नल में खड़ा है और बहुत ज्यादा रश है, वहां पे हमारी जो सिग्नल लाइट है रेड हो जाती है और ऐसे में हम अपने जेब्रा क्रॉसिंग से रोड को क्रॉस कर रहे होते हैं। वो जो बुजुर्ग आदमी है, जो ओल्ड मैन है, उससे मुझे लगता है कि ये बहुत ओल्ड है, इसे मुझे क्रॉस कराना चाहिए। और उस ओल्ड पर्सन को जब मैं जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कराता हूँ, जिस टाइम पे सिग्नल डाउन होता है, उस टाइम पे जैसे ही मैं उसे रोड क्रॉस कराता हूँ तो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैंने किसी की आज हेल्प की है। ये एक्टिविटी मैंने पैसा कमाने के लिए नहीं की है, ये एक्टिविटी वो है जिसको करने से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला है। तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी हमारे लिए नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसका मेन मोटिव प्रॉफिट जनरेट करना नहीं था। बिजनेस एक्टिविटी में हम फिर से चलते हैं। बिजनेस एक्टिविटी का मतलब हो गया ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी, मैं फिर से रिपीट करूंगा, अभी मैंने कहा था कि ऐसी एक्टिविटी जो बिजनेस से रिलेटेड होती है, तो बिजनेस में हम सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी को ही इन्वॉल्व करते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसका मेन एम प्रॉफिट कमाना नहीं है या कैश कमाना नहीं है, ऐसी एक्टिविटीज को हम बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं करते। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी ही हमारे बिजनेस का पार्ट होती है। बिजीनेस, बिजी रहना है किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को करने में। लेकिन अब यहाँ पे एक छोटी सी बात और आ जाती है स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि मैं पेशे से चोर हूं और मैं लोगों के घर में चोरी करके पैसा कमाकर अपने घर का जो है अपना जीवन चला रहा हूं, अपने लाइफ को आगे बढ़ा रहा हूं। क्या यहाँ पर उस चोर ने जो दूसरों के घर में चोरी करके पैसा कमाया है, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है? आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया कि जो पैसा कमाने के लिए किया जाता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। लेकिन यहाँ पर उस चोर के द्वारा की गई चोरी
जो है वो टोटली इलीगल है, उसे सोसाइटी में रिकग्नाइज नहीं किया जाता है। लॉ की नज़र में वो हमारे लिए इलीगल है, ये सही काम नहीं है। इसका मतलब हम अपने इस बिजनेस के एलिमेंट में एक नया पॉइंट ऐड कर देते हैं, एक्टिविटी जो बिजनेस के रिलेटेड होगी, बिजनेस में इकोनॉमिक होगी और वो लीगल होगी। किसी भी इलीगल एक्टिविटी को हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। वैसे ही मान लेते हैं कि एक जो बेगर है या कोई एक साधु सन्यासी है, वो हमसे रास्ते में आते हैं, कई बार हमारे घर में आते हैं, उन्हें हम कुछ कैश देते हैं, कई बार हम घर से कुछ उन्हें अनाज देते हैं, उससे वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उससे वो अपने लाइवलीहुड को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्या ये जो अपने कई बार उन्हें कैश भी देते हैं, वो जो कैश वो साधु सन्यासी या वो भिखारी जो बेगर है जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं, क्या वो जो पैसा कमा रहा है हम लोगों से, क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है? इसमें भी बहुत अच्छे समझना होगा। ऐसे लोग जो हमारे सोसाइटी के मेंबर नहीं हैं, अगर हम किसी की अपने घर में शादी करते हैं, कोई इन्विटेशन करते हैं, तो क्या हम चोर चक्कों को या साधु सन्यासियों को बुलाते हैं कि आप आइए हमारे उनको कार्ड देते हैं? नहीं, ये वो हैं जो हमारे सोशल डिस्टेंस में, सोशल डिस्टेंसिंग है, हम इनसे दूर रहते हैं। ये हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमारे लाइफ के पार्टनर नहीं होते हैं, लाइफ में हमारा इनसे कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब ये हो गया है कि हमें ऐसे लोगों को जो जिनका सोसाइटी से कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, उनको उनकी एक्टिविटीज को भी हमको बिजनेस एक्टिविटी में नहीं लेना है। तो आइए जल्दी से देखते हैं बिजनेस का क्या मतलब हो गया। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, मतलब बिजीनेस, मतलब कि बिजी रहना। किसमें बिजी रहना? तो किसी ना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहना। इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है वो मैंने आपको बता दी। इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजी रहने का मतलब होता है एक्टिविटी जो पैसा कमाने के लिए की जाती है, लेकिन वो लीगल होनी चाहिए और वो सोशल होनी चाहिए। सोसाइटी के अंदर रहकर सोसाइटी के लोगों के वेलफेयर के लिए की गई एक्टिविटी को हम सोशल एक्टिविटी कहते हैं। कितना इजी है देखिए बिजनेस को समझना। आज हम बिजनेस को अच्छे से समझ गए हैं कि बिजनेस एक्टिविटीज क्या होती हैं। कई सारे पॉइंट मैंने आपको बताया, बिजी रहना, लीगल एक्टिविटी, इकोनॉमिकल एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, और ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन कर देते हैं तो हमारे पास बन जाता है कि व्हाट इज बिजनेस। अब हम बिजनेस को भली भांति बहुत अच्छे से जान चुके हैं। सेकंड पॉइंट है व्हाट इज बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगर अब हम पहले वाले पॉइंट को अच्छे से समझ गए हैं तो मैंने पॉइंट नंबर सेकंड को पॉइंट नंबर फर्स्ट से कोरिलेट किया है। बिजनेस, व्हाट इज बिजनेस, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। उसका मैंने लिख दिया ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं, कि हम बार-बार वर्ड यूज करेंगे ट्रांजैक्शंस। एकदम इसका हिंदी में मतलब होता है लेन देन। जो भी एक्टिविटीज बिजनेस में हम गिव और टेक करते हैं। मैं बिजनेसमैन हूं और मेरे बिजनेस में कोई गुड्स लेने के लिए आता है। गुड्स का मतलब हो गया जो भी हमारे बिजनेस में सामान रखा है जिसे हम बेचेंगे। तो जो हमारे बिजनेस में रखा है उसे हम बेचेंगे, तो मैं अपने बिजनेस से जब किसी को सामान दूंगा तो मैं गिवर हो जाऊंगा और सामने वाला जिसने सामान को रिसीव किया वो रिसीवर हो जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि वहां पे जो पार्टीज के बीच में गिव और टेक का रिलेशन हो रहा है, जो रिसीवर है, जो गिवर है, जो चीजें आ रही है बिजनेस में, जो चीजें बिजनेस से जा रही हैं, इन सब चीजों को हम कहते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं इसे हम कहते हैं बिजनेस की ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पर ये है बिजनेस की ट्रांजैक्शन का मतलब। इतना ही मतलब समझिए बिजनेस ट्रांजैक्शन का। बिजनेस को करने के लिए, जो उसके मेंटेनेंस के लिए, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी एक्टिविटीज वहां पर हो रही है रिलेटेड टू बिजनेस, वो ही कहलाती है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। नीड फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है? क्यों हम कॉमर्स ले लिए और क्यों हम अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, क्यों हम अकाउंट्स पढ़ना चाहते हैं, क्यों हम इस वीडियो को देख रहे हैं? ये सारे जो क्वेश्चन है वो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड हैं कि नीड फॉर अकाउंटिंग, हमें अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, अकाउंटिंग की आवश्यकता क्यों है। मेरे बच्चों, हमें समझना होगा कि अकाउंटिंग जो होता है हमारे बिजनेस में, अगर मैं इसको एक बहुत सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूं, अकाउंटिंग का मतलब हो जाता है किसी भी चीज का हिसाब किताब रखना, और वो हिसाब किताब जो होता है वो एकदम एक्यूरेट सेंस में, एक्यूरेट वे में होना चाहिए। अगर मैं पूछता हूं ना, किसी से पूछूंगा कि भाई आपके बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो मुझे ऐसा नहीं बताएगा कि मेरे बिजनेस में ना करीब करीब इतना प्रॉफिट हो गया, या करीब करीब 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट हो गया, या करीब करीब 1,50,000 एंड कुछ प्रॉफिट हो गया। नहीं, अकाउंट्स में प्रॉफिट का मतलब है डेसिमल के बाद जो हमारे पास फिगर्स होते हैं, जो फ्रैक्शन फिगर होते हैं, हम उसकी भी एक्यूरेट वहां पर कैलकुलेशन कर लें। ये एग्जैक्ट कैलकुलेशन ही हमारे अकाउंटिंग के लिए, जिसे हम मेंटेन करते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन को, उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में जो हमने लिखा है कि नीड क्यों है, तो हमारे बिजनेस में अकाउंटिंग की नीड इसलिए जरूरी है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होती है वो बहुत सारी होती हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन होती हैं। हमने किसको कितने का गुड्स बेचा है, किससे कितने गुड्स खरीदा है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले या तो हम गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और फिर हम गुड्स को बेचेंगे, या हम गुड्स को लाएंगे खरीद के कहीं से अपने बिजनेस में सजाएंगे, रखेंगे, जमा के सिस्टमैटिक वे में, और फिर उसमें अपना प्रॉफिट ऐड करेंगे, उसको बेच देंगे। तो या तो हम चीजों को खरीद के बेचते हैं, बिजनेस करते हैं, या हम चीजों को
मैन्युफैक्चर करके बिजनेस करते हैं। बिजनेस में गुड्स भी होता है और बिजनेस में सर्विसेज भी होती हैं, जो आप लोगों ने सुना होगा आजकल जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स का भी बिजनेस होता है और सर्विस का भी बिजनेस होता है। अगर मैं किसी स्कूल में टीचिंग कर रहा हूं तो मैं वहां पे अपनी सर्विस दे रहा हूं। अगर कोई डॉक्टर है तो डॉक्टर किसी गुड्स को नहीं बेच रहा है, डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। एक बस कंडक्टर हो गया, एक बस का ड्राइवर हो गया, एक पायलट हो गया, एक एडवोकेट हो गया, एक एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, एक एडवोकेट हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, सीएमए हो गया, कोई लीगल एडवाइजर हो गया, ये जो कोई कंसल्टेंट है वो हो गया। ये सारे लोग वो हैं जो अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये किसी गुड्स का प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सर्विसेज और गुड्स में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि सर्विसेज जो होती हैं उन्हें हम देख नहीं सकते, उन्हें टच नहीं कर सकते, उन्हें खाली फील कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन गुड्स को हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसको देखने के बाद हम समझ सकते हैं उसका क्या है, उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। तो ये मेन डिफरेंस है। फिलहाल अभी अपन इसको यहीं पे रोकते हैं, क्योंकि अभी हम जब बिजनेस स्टडीज चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इन चीज़ों को काफ़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिलहाल नीड फॉर अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं। बिजनेस ट्रांजेक्शन में बहुत सारी होती हैं, किससे कितना गुड्स खरीदा, किसको कितना गुड्स बेचा, हमने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई थी, एट द एंड ऑफ ईयर हमारे पास कितनी कैपिटल हो गई है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, बिजनेस में कितने एक्सपेंडिचर हो रहे हैं, बिजनेस में इनकम हो रही है, बिजनेस में लॉस हो रहा है, बिजनेस में बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही हैं। इन सब चीजों को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए ही जरूरत पड़ी है हमारे पास अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग में हम चीजों को, उन चीजों को जो बिजनेस से रिलेटेड है उनको रिकॉर्ड करते हैं और उनका रिकॉर्डिंग जो है वो सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक फॉर्मेट में करते हैं। अभी आने वाले पॉइंट्स में आपको चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि किसी चीज का सही जिसको बोलते हैं ना घर में हिसाब किताब रखना। अगर आप अपनी मम्मा से पूछोगे कि मम्मा के पास में सब चीजों का रिकॉर्ड होता है, लेकिन अगर आप ये पूछो कि मम्मा तो अकाउंट मेंटेन करती नहीं है, हमारे डैडी तो अकाउंट घर के बिजनेस के लिए मेंटेन करते, घर के जो एक्टिविटी उनके लिए तो करते नहीं है। तो मेरे बच्चों, मैंने कहा है अकाउंट जो होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए कंपलसरी है। हमारे डोमेस्टिक यूज के लिए हम बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं रखते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारे पेरेंट्स होते हैं उन्हें सारा हिसाब किताब आता है, बस वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते या कहीं कहीं रिकॉर्ड भी करते हैं, लेकिन उसका एट एंड रिजल्ट प्रॉफिट या लॉस नहीं निकालते हैं, क्योंकि वो बिजनेस एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। नीड फॉर अकाउंटिंग, हमें बिजनेस की हर छोटी से लेके बड़ी से बड़ी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, सिस्टमेटिक वे में करना है। कितना पैसा किससे आया, कितना पैसा किसको गया, कितना एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, कितनी सैलरी किसको पेमेंट करनी है, कितना वेजेस किसको देना है, ये सारी बातें जो हैं इस चीज़ों को मेंटेन करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है, हमारे लिए आवश्यक है कि हम अकाउंटिंग को समझें। मीनिंग फॉर अकाउंटिंग, अभी मीनिंग फॉर अकाउंटिंग तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 3 में बता दिया कि जब सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक वे में किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में, ऐसा नहीं कि एक ट्रांजेक्शन दूसरी बुक में, एक ट्रांजेक्शन किसी और दूसरी जगह पे लिख दी, एक जगह पे क्लब टुगेदर करना है, एक ही जगह पे लिखना है, तो उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो मीनिंग का मतलब बहुत क्लियर है, सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पर रिकॉर्ड करना है, मीनिंगफुल होना चाहिए वो हमारे लिए, उसको हम मतलब समझ सके, रेलेवेंट होना चाहिए, हमारे बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है सिस्टमेटिक वे में, हम सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने का मतलब होता है कि बहुत सारे सिस्टम्स हैं। अभी मैंने आपसे कहा ना कि बहुत थोड़ा सा सेगमेंट लेके आया, उसको हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं। ये पहला लेक्चर है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए यहाँ पे बहुत कम चीज़ों के बारे में डिस्कशन है, काफ़ी डिटेल में। तो मीनिंग फॉर अकाउंटिंग मतलब क्लियर हो गया है कि हमें चीज़ों को क्या है, कैसे मेंटेन करना है, अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। What is economic activity? ये भी मैंने आपको बता दिया। The activity which are doing for earning profit or livelihood is called economic activity. ऐसी क्रियाएं जो धनोपार्जन के लिए या लाभ कमाने के लिए की जाती है, अगर मैं हिंदी में बोलूं तो उसे हम आर्थिक क्रिया इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा देर पहले बता दिया कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है। मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, ये अभी तक के सारे पॉइंट में जो हमारे लिए सबसे रेलेवेंट पॉइंट है, क्योंकि स्टार्टिंग के पॉइंट हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। बुक कीपिंग का क्या मतलब होता है? आप अगर अपनी एनसीईआरटी बुक में या अगर आप किसी ऑथर की बुक आप देखते हैं तो उसके बुक में कहीं ना कहीं आपको फ्रंट पेज में या फ्रंट बैक पेज में कहीं ना कहीं मिल जाएगा ये लिखा हुआ पॉइंट, बुक कीपिंग। बुक का मतलब होता है बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हमको किसी न किसी एक बुक में, किसी न किसी एक सुटेबल प्लेस में रिकॉर्ड करना। कीप मतलब होता है रखना। तो जब हम ट्रांजेक्शन को किसी जगह पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, एक जगह पर सिस्टमेटिक वे में रख लेते हैं, उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग। फिलहाल बुक कीपिंग का मतलब इतना ही समझिए। बुक कीपिंग के बहुत सारे मायने हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा अगर मैं आपको अभी बता दूंगा तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। जब रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको अपने आप से पूछने हैं। अगर आपको समझ में आ गया है, रिकॉल करिए कि क्या होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है, नीड फॉर अकाउंटिंग, मीनिंग फॉर अकाउंटिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग। बुक में मैंने कहा बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बुक करना है और उन्हें वहां पर रखना है, सुरक्षित रखना है,
के लिए हम एक बार अकाउंट बना लेते हैं तो हमारे लिए बहुत सालों तक प्रोविडेंस रहते हैं, तो उसे बुक में कीप करना इतना ही मतलब समझिए। इसके आगे हम फिर आपसे बात करेंगे। एक और बात करते हैं कि फीचर्स क्या होते हैं अकाउंटिंग के फीचर्स को जानते हैं। अगर हम इसके अच्छे से समझ गए हैं सारे क्वेश्चन के आंसर, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि हम फीचर्स को जल्दी समझ लें। हमारे पास पहला फीचर लिखा हुआ है आइडेंटिफिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। हमें बिजनेस की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने का मतलब है हमें पहचानना है ये हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन बनेगी कि नहीं बनेगी। मैंने आपसे कहा घर में हमारे पेरेंट्स, घर में हमारे मम्मी पापा हमारे बजट का हिसाब किताब तो रख रहे हैं, लेकिन उसे कहीं रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे बिजनेस की ट्रांजैक्शन नहीं है, वो तो डोमेस्टिक हमारे लिए जो लेन देन कर रहे हैं, जो हिसाब किताब रख रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे लिए जानना जरूरी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे जिस बिजनेस के लिए हम अकाउंट्स बना रहे हैं वो इंफॉर्मेशन रेलेवेंट है कि नहीं है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है, देखना है कि वो ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है कि नहीं, कि हमने जबरदस्ती उसको अपने बिजनेस का पार्ट बना लिया है। बिजनेस में मैंने आपसे बोला आइडेंटिफाई करेंगे ट्रांजैक्शन जो लीगल होंगी, जो सोशल होंगी, जो इकोनॉमिकल होंगी, उन्हीं को हम बिजनेस ट्रांजैक्शन को अपने बिजनेस में यहाँ पर अपने ट्रांजैक्शन का इवेंट्स और उसको इन्वॉल्व करेंगे। तो आइडेंटिफाई कैसे करना है वो जब अपन क्वेश्चन करेंगे अपन और अच्छे से समझ जाएंगे। पहचानना है कि ट्रांजैक्शन कौन सी फाइनेंशियल है और उन ट्रांजैक्शन को यहाँ पे रिकॉर्ड करना है। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखा है मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन। मेजरिंग का मतलब होता है किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जब हम करेंगे, किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक में कीप करेंगे, वो बहुत जरूरी है कि वो ट्रांजैक्शन जो होती है मॉनेटरी टर्म में होनी चाहिए। मतलब उसको हम जो मनी होती है उसके टर्म में मेजर कर सकें। ऐसी ट्रांजैक्शन जिसका मनी मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, जिसको हम पैसे के वे में कैलकुलेट नहीं कर सकते, उसका मेजरमेंट नहीं कर सकते, वो भले ही बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन हो बिजनेस के लिए, लेकिन उसका मॉनेटरी इवैल्यूएशन पॉसिबल नहीं है, तो माफ कीजिएगा ऐसी ट्रांजैक्शन को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट नहीं बनाते हैं। जैसे मैं आपसे बात करता हूं कि भाई बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ, तो उसने बोला बिजनेस में इतना प्रॉफिट हो गया। अब इतना प्रॉफिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इतना प्रॉफिट, इतने लीटर, इतने मीटर, इनका हम कोई भी रिकॉर्ड बिजनेस में नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंट्स में हम उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे जिनका मॉनेटरी इवैल्यूएशन पॉसिबल है। भैया कितने का प्रॉफिट हुआ? भैया आज मेरे को 10 लीटर का प्रॉफिट हो गया। भैया कितने का प्रॉफिट हुआ? आज मेरे को ना 100 मीटर का प्रॉफिट हो गया। अरे भाई 100 मीटर का प्रॉफिट है, 100 लीटर का प्रॉफिट, आप इसको मनी में कन्वर्ट करो, तब वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होगी, तब वो हमारे बिजनेस के लिए बनेगी बिजनेस की ट्रांजैक्शन। तो आइडेंटिफाई करेंगे और अपनी ट्रांजैक्शन का मनी मेजरमेंट करेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखा था फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जिसका फाइनेंस मतलब जिसको हम फाइनेंस में मतलब मनी में कन्वर्ट कर सकते हो और बिजनेस की रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होंगी। तो मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, जो ट्रांजैक्शन हमने पॉइंट नंबर 1 में आइडेंटिफाई की थी, उसका मनी मेजरमेंट देखेंगे। हम लोग मार्केट जाते हैं ना, सबसे पहले चीजों को उठा के देखते हैं, हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसमें हमारे काम की चीज कौन सी है और उसको हम उठा लेते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन करते हैं बिजनेसमैन से कि भैया ये कितने की है। मतलब पहले हमने अपने गुड्स का आइडेंटिफिकेशन किया, उसको चूज किया, सेलेक्ट किया, और अब हम उसका मनी मेजरमेंट कर रहे हैं कि भैया ये चीज कितने की है, सर ये चीज कितने की है। तो हमने मेजरिंग कर लिया। समझ में आ गया होगा आपको पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 है रिकॉर्डिंग। आपको एकदम हड़बड़ी में चीजों को रिकॉर्ड नहीं करना है कि बस ट्रांजैक्शन देखिए और उसको जल्दी से बुक में ऑफ अकाउंट्स में, बुक कीपिंग में रिकॉर्ड कर लिया कि सर ने बोला था रिकॉर्ड कर लो। आपको पेशेंस रखना है, आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन को देखना है, सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना है वो बिजनेस की है भी कि नहीं है। आप लोगों ने कई सारी मूवीज देखी होंगी, एक मूवी देखी होगी कि अतिथि तुम कब जाओगे, उसमें वो गलत जो है अतिथि घर में जाता है और हम हड़बड़ी में उससे अपने घर का मेंबर बना लेते हैं और वो घर में कई महीनों तक रहता है। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन मत कर लीजिएगा। आपको चेक करना है बिजनेस की ट्रांजैक्शन कौन सी है, उसका मनी मेजरमेंट करना है और उसके बाद ही पॉइंट नंबर 3 में पहुंचना है, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये मैं आपको भी बिल्कुल भी नहीं बताने वाला हूं इस सेगमेंट में, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो बिजनेस में ट्रांजैक्शन का आइडेंटिफिकेशन, उसका मनी मेजरमेंट और फिर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है। बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं, उसे हम जनरल बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम लेजर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो चीज़ों की रिकॉर्डिंग कैसे होती है ये मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ, इसके लिए हम अभी अपना अगला वीडियो जब जारी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि चीज़ों को कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो पॉइंट नंबर 3 हो गया।
क्लासीफाइंग का मतलब होता है, मैंने अभी आपसे कहा कि जनरल बुक होती है। जनरल बुक का मतलब होता है जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को बिल्कुल स्टार्टिंग में, बिल्कुल प्राइमरी लेवल पे जब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन होती है, जैसे ही वो ट्रांजेक्शन हुई है, सबसे पहली बार हुई है, उसको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो जिस जगह पे रिकॉर्ड करेंगे, जैसे होता है ना स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आप कोई भी जो होमवर्क होता है, जो आपको मिलता है, जो आपका वर्क होता है, क्लास वर्क होता है, होमवर्क होता है, उसे सबसे पहले आप अपनी रफ कॉपी में रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समझिए, बिजनेस की जो भी ट्रांजेक्शन होती है उससे पहले हम रिकॉर्ड करेंगे जनरल बुक में। जनरल बुक क्या होती है, इसे कैसे बनाते हैं, इसके बारे में हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। जनरल बुक में रिकॉर्ड करेंगे और फिर उस रफ कॉपी से आप क्या करते हैं, घर जाके रफ कॉपी में आप जल्दी लिख लेते हैं, फेयर कॉपी में सिस्टमेटिक वे में उसको बनाते हैं फॉर्मेट, और फिर उसको फिर चीजों को लिखते हैं। वैसे ही हमको जनरल में लिख लेना है और जनरल बुक से उसको हमको फर्दर ट्रांसफर करना है, जिसको हम कहते हैं कि हमें लेजर बुक में ट्रांसफर करना है फ्रॉम जनरल बुक। जब हम किसी भी ट्रांजेक्शन को जनरल बुक में लिखते हैं उसे हम रिकॉर्डिंग कहते हैं, और जनरल बुक से जब हम लेजर बुक में जाते हैं तो उसे हम कहते हैं कि हमने ट्रांजेक्शन का पोस्टिंग किया है, पोस्ट किया है। लेजर जब हम बनाते हैं तो हमें लेजर बनाने में, लेजर हम बनाते हैं, कई सारी सब्सिडरीज बुक होती है, जैसे हम हेल्पिंग बुक कहते हैं, इसके बारे में अभी बात नहीं करते हैं। तो ये है कि हमें ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई करना है। क्लासिफाई करने का मतलब हो गया है कि ट्रांजेक्शन किसी एक पर्सन से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे रिकॉर्ड करना है, एक सुटेबल प्लेस बनाने के लिए। जैसे मान लेते हैं कि कोई राम नाम का हमारा एक कस्टमर है, राम से हम बहुत सारी डीलिंग करते हैं, राम से कभी चेक मिलता है, कभी कैश मिलता है, कभी हमसे गुड्स खरीदता है, वो कभी कैश में खरीदता है, कभी उधार में खरीदता है, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम राम से करते हैं। तो राम से रिलेटेड सारे ही ट्रांजेक्शन की समरी तैयार करेंगे और उस समरी को हम एक ही जगह में मेंटेन करेंगे, राम से रिलेटेड समरी को, और उसी को हम कहते हैं कि हमने उसे लेजर बुक में राम के पर्टिकुलर अकाउंट में सारे ट्रांजेक्शन को पोस्ट कर रखा है, क्योंकि लेजर में कहते हैं पोस्टिंग, तो हमने उसको पोस्ट कर रखा है, क्लासिफाई कर रखा है। और समराइजिंग का मतलब हो गया है कि हमें लिखना है सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन है, उसे हम करना है, मैंने आपको बताया कि हम करना है। तो समराइजिंग का मतलब हो गया है कि अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। हम किसी चीज को अगर देख रहे हैं तो हमको समझ में तो आना चाहिए, तो हम चेक करेंगे कि जो बहुत सारे यूजफुल इंफॉर्मेशन है वो हम उसको कैसे समझेंगे। बहुत सारे लोग पार्टीज हैं, जैसे हमारा डेटर हो गया, डेटर क्रेडिटर क्या होता है, ये सब चीजों के बारे में अभी अपन आगे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ। डेटर मीन्स होता है जिससे हमको पैसा लेना है, जो हमें पैसा देगा उसे हम डेटर कहते हैं। क्रेडिटर का मतलब होता है जिसे हम पैसा देंगे, जो जिसके लिए हम पेमेंट करेंगे, हम हमारे ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसे हम लायबिलिटी कहते हैं, जिसे हम डेटर को एसेट्स कहते हैं। एसेट्स क्या होती है, लायबिलिटी क्या होती है, डेटर क्या होता है, क्रेडिटर क्या होता है, ये सारे टेक्निकल वर्ड हैं। इसको हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ये पहला लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है, बहुत कम चीज़ों के साथ टेक्निकल वे के साथ में आया हूँ, बहुत सिंपल वे के साथ आया हूँ। तो समराइजिंग का मतलब हो गया है जो भी हमने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया है वो यूजफुल तो हो, हम उसको किसी को दिखा तो सकें। अगर कोई हमारे पास कोई हमारा कस्टमर आ जाता है कि दिखाओ भाई मेरा अकाउंट कहाँ रखे हो, तो हम उसको प्रॉपर जो भी हमने अपने बिजनेस में वेरियस अकाउंट्स बनाए हैं, बिजनेस में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, बिजनेस में बैलेंस शीट बनती है, बिजनेस में यूजर्स होते हैं जो बिजनेस में हमारी अकाउंट्स को यूज करते हैं, वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जो हमारे बिजनेस के खुद के अंदर के यूजर्स होते हैं और जिन्हें हम इंटरनल यूजर्स कहते हैं। दूसरे यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, जो हमारे बिजनेस के बाहर होते हैं, बिजनेस के वर्कर्स, बिजनेस का ओनर, बिजनेस का मैनेजमेंट, बिजनेस के एम्प्लॉइज, या ये सारे बिजनेस के इंटरनल यूजर्स हैं। लेकिन एक्सटर्नल यूजर्स भी हैं जिन्हें हमें बाहर से जो हमारे कस्टमर्स होते हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं, जो बैंक होता है, गवर्नमेंट होता है, इनकम टैक्स अथॉरिटी होती है, ये सारे बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स हैं। इन्हें बिजनेस की इंफॉर्मेशन देनी है तो वो बिजनेस इंफॉर्मेशन हमें समराइज फॉर्म में, मतलब कि बिल्कुल समरी बना के रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो उनके काम की है वो ही इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करनी है, तो समराइजिंग है। बोर्ड में जगह कम है मेरे बच्चों, इसलिए मैंने थोड़ा सा जो पॉइंट नंबर 6 और 7 है उसको इसी सेगमेंट में लिखा है, क्योंकि नेक्स्ट सेगमेंट में हम दूसरी चीज पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। पॉइंट नंबर 6 मैंने लिखा है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया है कि हम जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उसका हमको एनालिसिस करना है, उसका इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन का मतलब हो गया हमें चेक करना है कि हम कितना कमा रहे हैं, हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो है, हमने जितना अपना एस्टिमेट किया था, जितना अंदाजा लगाया था, हम उतना ही कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे हैं,
हमने जितना खर्चा किया है उसके अकॉर्डिंग हमारा रिटर्न इनकम के फॉर्म में हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारे इंटरप्रिटेशन होते हैं, बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। टेक्निकल वे है, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि टेक्निकल वे यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो फिलहाल समझिए बहुत सारे बिजनेस के एनालिसिस होते हैं, कई सारे ग्राफिक्स होते हैं, कई सारे वहाँ पे डायग्राम होते हैं, कई सारे फॉर्मूले होते हैं जिसमें बिजनेस के बहुत सारे एनालिसिस होते हैं। बहुत सारे बिजनेस के माइन्यूट ऑब्जर्वेशन को हम अपने इस पॉइंट के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इस पॉइंट के बारे में अपने डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। इसके अलावा लिखा है कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब हो गया अगर मेरे को किसी को बताना है, इन्फॉर्म करना है तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही होगा। तो कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेटिंग जो है हमारे अकाउंटिंग टीचर का इस जगह पे लास्ट पॉइंट है। कम्युनिकेटिंग का मतलब हो गया कि हमें चीज़ों को कम्युनिकेट भी करना है। कम्युनिकेशन किसको करना है मैंने आपको बताया, बहुत सारे यूजर्स हैं बिजनेस के और नॉन बिजनेस के, जिनका डायरेक्ट रिलेशन है बिजनेस से, वो प्लस जो बिजनेस से डायरेक्ट रिलेशन नहीं रखते उनको भी कई बार इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है। उनको हम इन्फॉर्मेशन किस वे में कम्युनिकेट करेंगे। जैसे एक बहुत छोटे से एग्जाम्पल लेते हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई कितना प्रॉफिट हुआ है, तो मैं बोलूँगा कि भाई मुझे जो प्रॉफिट हुआ है वो 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो या तो उसको मैं क्वांटम ऑफ अमाउंट के टर्म में बताऊंगा, या मैं उसको बोलूँगा कि भाई 10% का प्रॉफिट हुआ है, परसेंटेज के टर्म में बताऊंगा, या और भी तरीके हो सकते हैं। तो हमने जब चीज़ों को एनालिसिस कर लिया था उसके बाद हम चीज़ों को कम्युनिकेट कर सकते हैं, सामने वाले को ईजियर में बता सकते हैं। अगर हम चीज़ों का सही जगह पर रिकॉर्डिंग ना करते तो मेरे लिए ये बताना बहुत मुश्किल हो जाता कि मैंने बिजनेस में एग्जैक्ट कितना प्रॉफिट कमाया, या कितना बिजनेस में एक्सपेंसेस हुए, या बिजनेस में कितनी इनकम हुई, मैंने साल भर में बिजनेस में कितनी सैलरी बांटी। ये सब तभी आप बता पाएंगे जब आप टाइमशेर कोई जगह पे क्लब टुगेदर करेंगे, कहीं पे रिकॉर्ड करेंगे, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना। अगर आपने चीज़ों को सही जगह पे रिकॉर्ड कर लिया है, जब भी जरूरत पड़ी आपने वो पेज पलटा, आपने वो जाके अपने कंप्यूटर में उस चीज़ को निकाला, सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया क्योंकि आपने उसको रिकॉर्ड किया। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको और बता दूं, ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं स्टार्टिंग में आप गौर से देखेंगे, ये सारे ही पॉइंट मैंने सीक्वेंस में लिखे हैं। सीक्वेंस का मतलब हो गया है कि पहले आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई ही करना है। आपको ऐसा नहीं कि पहले आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेंगे फिर आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। पहले आपको ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना है, फिर उसका आपको मेजरमेंट करना है। मॉनेटरी टर्म में मेजरमेंट हो सकेगा तो ही रेलेवेंट है, अदरवाइज तो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। उसके बाद हमें उसे रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाइंग करना है, समराइजिंग करनी है, उसका एनालिसिस करना है, और लास्ट में उसको हमको कर देना है कम्युनिकेट। फिलहाल इस फीचर्स में हम इतना ही रखते हैं। फीचर्स में जब हम और आगे चलेंगे तो अभी हमको इसको और भी कई बार रिपीटेडली पढ़ना है। नेक्स्ट वीडियो में उससे हम डिस्कशन करेंगे। आगे आते हैं हमारे थर्ड सेगमेंट में। थर्ड सेगमेंट आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है इज अकाउंटिंग आर्ट और साइंस। ये बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है लोगों के बीच में कि साइंस जो अकाउंटिंग है वो साइंस है कि आर्ट है। साइंस है कि आर्ट है, मैं इस बात को बोलूं तो ये बहुत जल्दबाजी हो जाएगी, इसलिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है और आर्ट क्या है। तो जानते हैं कि साइंस क्या है। हमें साइंस पढ़ना नहीं है। मैंने लास्ट वीडियो में साइंस के बारे में बताया कि कॉमर्स में लेना है, फिर आप बोलेंगे साइंस के बारे में बता रहा हूं मैं। साइंस का मतलब जानना है। साइंस का मतलब होता है अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। किसी भी चीज के सिस्टमैटिक नॉलेज को जान लेना वही हमारे लिए है साइंस। साइंस में चीजों को हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ते हैं। सिस्टमैटिक वे में पढ़ने के बाद हम चीजों को लिखते हैं, कोई इसका स्टेटमेंट, कोई इसकी थ्योरी तैयार कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि ये साइंस है। जहां पर भी साइंस होगा वहां पे लॉजिकल ऑब्जर्वेशन होगा, वहां पर फाइंडिंग्स होंगी, वहां पे फैक्ट्स होंगे, वहां पे रीजन होंगे, वहां पे कॉजेज और इफेक्ट का रिलेशन डेवलप होगा। उसे हम कहते हैं कि ये, अगर मैं कहता हूं कि ऐसा हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ऐसा हुआ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी जो टाइम चल रहा है, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है हमारे लिए, अप्रैल ऑलमोस्ट लास्ट चल रहा है, गर्मी तेजी से बढ़ रही है, हमको बहुत स्वेटिंग होने लगी है, पसीना छूटने लगा है। तो मैं लॉजिक अगर यहाँ पे रिलेशन डेवलप करूँ, लॉजिकल रिलेशन डेवलप करूँ, तो मैं बोलूंगा कि मुझे स्वेटिंग हो रही है क्योंकि अब वेदर में बहुत ज्यादा गर्मी है, एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो ये लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है। ऐसे ही मतलब रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है, रिलेटेड पॉइंट है, जो मैंने दो पॉइंट को कोरिलेट कर दिया। एक तरफ मैंने बोला गर्मी, एक तरफ मैंने बोला स्वेटिंग, तो दोनों को कोरिलेट कर रहे हैं और लग रहा है कि लॉजिकल है। तो हम कहते हैं कि इंफॉर्मेशन हमारे लिए साइंस के फॉर्म में है। साइंस में इंफॉर्मेशन जो होती है वो एग्जैक्ट होती हैं। अगर मैं किसी जगह पर H2 में और O2 मिलाऊंगा तो क्या बनेगा, आप सबको पता है, बन जाएगा H2O। फिर चाहे उसमें धूप में मिलाऊं, चाहे छांव में मिलाऊं, चाहे गुस्से में होकर मिलाऊं, चाहे बहुत खुशी में मिलाऊं, चाहे हंस के मिलाऊं, चाहे रो के मिलाऊं, चाहे मेरे घर वालों ने मुझे डांट दिया था, मैं बहुत
अंदर से अच्छा एबनॉर्मल फील कर रहा था, फिर भी मैं बनाऊं तो वहां पे वो बन के निकलेगा हमारे पास H2O ही। इसका मतलब ये है कि साइंस के रिजल्ट होते हैं वो एग्जैक्ट होते हैं, उनमें कोई भी चेंजेस हमारे बिहेवियर का, कस्टमर के बिहेवियर का, बिजनेसमैन के बिहेवियर का वो इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं। इसका मतलब ये हो गया साइंस के जो रिजल्ट होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। यूनिवर्सल का मतलब होता है जिसको एक बार बना लेने के बाद वो हमेशा वही, ऐसा नहीं कि भाई आपको मैं बोल रहा हूँ कि H2 में O2 मिलाओगे तो पानी बन जाएगा, आप घर जाके बनाओगे तो वो पेट्रोल बन जाएगा, वो बनेगा पानी ही और लगातार यही चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि साइंस का मतलब बहुत सारी चीजें हैं, लॉजिकल ऑब्जर्वेशन है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, वो ऐसा ही होगा, उसे हम साइंस कहते हैं। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज इज नोन एज साइंस। आर्ट का क्या मतलब हो गया, इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आज मैंने घर में किसी को डिनर पे बुलाया है, और जब मैंने घर में किसी को डिनर पे बुलाया है तो जब मैं अपने घर में अपने डिनर खुद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मैं बहुत सारे अपने प्लेट्स को अपने थाली में नहीं सजाता हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जैसे अपने प्लेट में ही रख लेता हूँ, अलग से उसके लिए बाउल वगैरह यूज़ नहीं करता हूँ। लेकिन क्योंकि डिनर है, मुझे चीज़ों को क्रिएटिव वे में दिखाने की कोशिश करनी है। हम जब किसी प्रोजेक्ट को बनाते हैं, हम जब कहीं शादी पार्टी में जाते हैं तो हम अपने आप बहुत क्रिएटिव वे में अच्छे से वेल ड्रेस होकर जाते हैं, अपने प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से बनाते हैं। जो हम पॉसिबल कर सकते हैं वो हम सब करने की कोशिश करते हैं। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि घर में जो हम लोग बर्थडे का केक, कई बार होममेड केक बनाते हैं, उसे आपने वीडियोस में देखा होगा, लोग अलग अलग तरीके से खुद की अपनी जो पर्सनल स्किल्स है उसको उसमें उड़ेल देते हैं, उसके साथ बनाने की कोशिश करते हैं। इसी को हम कहते हैं आर्ट। साइंस तो सबको पता है कि साइंस क्या होता है, अभी हमने देख भी लिया, लेकिन उस साइंस को कैसे एप्लीकेबल करना है अपनी खुद की, अपनी ओन क्रिएटिविटी के साथ, इसे हम कहते हैं आर्ट। इसी से जो आर्टिस्ट होते हैं वो ऐसे करते हैं। गाना तो सब गा रहे हैं, सारे लोग गाना गा रहे हैं, जितने सिंगर हैं सब गाना गा रहे हैं। हो सकता है मैं भी गाना गाता हूँ, लेकिन मेरे गाना गाने से हो सकता है मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, लेकिन मेरे गाना गाने से जो है मैं आर्टिस्ट नहीं बन जाता, क्योंकि आर्ट का नॉलेज जो है, मुझे आर्ट को अप्लाई करने के लिए उसका थ्योरी नॉलेज भी होना चाहिए। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो बहुत अच्छा गाना मान लेते हैं, गा लेते हैं, तो गाना गाना मतलब उनका आर्ट है, इसके पीछे उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, मतलब उनका साइंस है। तो आर्ट का मतलब हो गया क्रिएटिव वे में चीजों को एक्सप्रेस करना, इसे हम कहते हैं आर्ट। तो हम आर्ट और साइंस, हम ये देखते हैं कि क्या हमारा अकाउंटिंग आर्ट और साइंस है। हम बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन पढ़ेंगे, बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो सारी यूनिवर्सल है, उसमें चेंजेस नहीं है, वो बिल्कुल लॉजिकल ऑब्जर्वेशन के साथ बने हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी अकाउंटिंग जो है वो डेफिनेटली साइंस है। इसके साथ में हम चीज़ों को, हर चीज़ के लिए हमने ना अलग अलग फॉर्मेट बनाया है। जब हम लेजर बनाएंगे तो अलग फॉर्मेट है, जब हम जनरल एंट्री बनाएंगे तो अलग फॉर्मेट है, जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ये टेक्निकल टर्म अभी शायद आपको समझ नहीं आ रहे होंगे, ये सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं, और ये सारे पॉइंट्स के लिए बिल्कुल क्रिएटिविटी के साथ हमने चीज़ों को वहाँ से एक्सप्रेस करने की कोशिश हम करेंगे। तो वो आर्ट भी है। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन का आंसर है कि यस, अकाउंटिंग इज आर्ट एज वेल एज साइंस ऑल्सो। तो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है कि आर्ट साइंस है कि दोनों है, जो कॉम्बिनेशन है वो है हमारे लिए अकाउंटिंग। फोर्थ सेगमेंट में जल्दी से मूव करते हैं। फोर्थ सेगमेंट हमारा है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, जल्दी से जान लेते हैं। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन लंबा इसलिए हो जाता है वीडियो, थोड़ा सा उसकी लेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि हम एक ही वीडियो में कई सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अगर मैं छोटे छोटे वीडियो बनाऊँ कि पहले तो मैं सिर्फ इतना समझाऊँ फिर इतना समझाऊँ, तो मतलब वही है, आप एक ही टाइम में, एक ही बार में कई सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट पे आते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमको क्यों अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट बना रहे हैं। तो पहला पॉइंट है रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। बहुत आसान है, अगर आपने फीचर्स अच्छे से पढ़ लिए हैं तो आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत होने वाली नहीं है। गौर से देखिए, सेम पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख रखा है, रिकॉर्डिंग एंड आइडेंटिफाइंग। ये देखिए, रिकॉर्डिंग ऑफ आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। तो वही हमारा पॉइंट नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव वो है कि हम, ऑब्जेक्ट ये है कि हम बिजनेस में उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे, उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, उन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो हमारे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और जो बिजनेस में इवेंट बनती है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उनको ही रिकॉर्ड करना है। उसके अलावा कोई भी नॉन बिजनेस ट्रांजैक्शन, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद रिकॉर्ड करना है। तो पहला पॉइंट ऑलमोस्ट को क्लियर हो गया। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी अपन जान चुके हैं कि हम एंड रिजल्ट जो होता है किसी भी बिजनेस करने का, वो हम प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो यहाँ पे एंड रिजल्ट जो है वो प्रॉफिट, या भाई हो सकता है कई बार बिजनेस में किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी की वजह से या कुछ ऐसी एबनॉर्मल सिचुएशन क्रिएट हो गई, एडवर्सिटी आ गई, जैसे कई सारी चीजें हो जाती हैं, तो उसकी वजह से लॉस हो गया। तो प्रॉफिट में लॉस कितना हुआ ये भी तो हमारे लिए निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमको बिजनेस में आगे बढ़ना है, तो सर्वाइव करना है बिजनेस में, तो ये हमारे लिए जरूरी है कि हम कैलकुलेट कर पाएं
कैलकुलेशन कर पाएँ अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ है, इसलिए हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ रहे हैं, इसलिए हमारे लिए अकाउंट बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, आप बिजनेस में किस पायदान पे खड़े हैं। हम बात करते हैं ना कि जो मुकेश अंबानी है, बिल गेट्स हैं, टाटा फैमिली है, ये हमारे हम देखते हैं फोर्ब्स की मैगजीन आती है तो ये इस रैंक पे हैं, ये वर्ल्ड में दुनिया में इस नंबर पे सबसे अमीर लोगों में आते हैं। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने उनका सबका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनके सबके अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन किया था और उसके बाद हमने डिटरमाइन कर लिया था उनकी फाइनेंशियल पोजीशन को। हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को देखना चाहते हैं कि हम अपने कॉम्पिटिटर से आगे हैं कि कॉम्पिटिटर से पीछे हैं। सिमिलर नेचर के बिजनेस जो कर रहे होते हैं वो हमारे कॉम्पिटिटर होते हैं, हम उससे आगे हैं कि हम उससे पीछे हैं। इन सब चीज़ों का कैलकुलेशन करने के लिए हमारा प्रॉफिट जो है वो लास्ट ईयर के प्रॉफिट से कम तो नहीं हो गया, हमारी सेल जो है वो लास्ट ईयर के सेल से कम तो नहीं हो गई। ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डिटरमाइन कर सकते हैं। इन चीज़ों के लिए हम ऑब्जेक्ट है हमारा कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है असिस्टिंग द मैनेजमेंट। असिस्टिंग का मतलब होता है किसी को सलाह देने वाला, किसी की हेल्प करने वाला। अकाउंटिंग जो है वो हमारे मैनेजमेंट के लोगों के लिए, जो हमारे बिजनेस में मैनेज करने वाले लोग हैं, जो भी बिजनेस को मैनेज करेगा, बिजनेस में रिसोर्सेज की व्यवस्था करेगा, वही बिजनेस का मैनेजर कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिजनेस में हमको बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। डिसीजन कभी भी एक ही पर्सन के विल और विश के बेसिस पे नहीं लिए जाते। बिजनेस में जो भी पार्टनर्स होते हैं या बिजनेस के शेयर होल्डर्स होते हैं या बिजनेस में स्टेक होल्डर्स होते हैं, बिजनेस के एम्प्लॉयज होते हैं, बिजनेस के वर्कर्स होते हैं, बिजनेस के को पार्टनर्स होते हैं, हम सबसे पूछ के डिसीजन लेते हैं और डिसीजन लेने में हम अपने फाइनल अकाउंट जो हमने अकाउंटिंग पढ़ा है उसको भी हम गाइड करते हैं। मतलब ये हमारे लिए एक अलग से गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। हम अपने डिसीजन मेकिंग में इसको इन्वॉल्व करते हैं कि डिसीजन हमको अपने अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेटिंग टू यूजर्स। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। बहुत सारे यूजर्स होते हैं, उन्हें हमें इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो बहुत ही सिंपल वे में होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं अगर दो डॉक्टर आपस में किसी ना डिसीज के बारे में, किसी बीमारी के बारे में बात करेंगे तो डेफिनेटली वो उस बीमारी को टेक्निकल टर्म में एक्सप्रेस करेंगे और शायद वो टेक्निकल टर्म हमें समझ में ना आए, लेकिन डॉक्टर जब हमें समझाएगा ना तो बहुत ईजियर टर्म में समझाएगा कि भाई ये जो पेशेंट है ना इसके लंग्स में जो है कहीं ना कहीं फ्लूइड जो है पानी भर गया है, तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम चीज़ों को कम्युनिकेट करेंगे ना तो इतने ईजियर वे में कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। अकाउंटिंग हमारे इन्फॉर्मेशन को इसी ईजियर वे में कन्वर्ट करके कम्युनिकेट करने में हमारी हेल्प करती है। इन्फॉर्मेशन जो है तो लिखा है कि हम कम्युनिकेटिंग करेंगे जो भी डिफरेंट यूजर्स होंगे। मैंने बताया दो टाइप के यूजर्स हैं, इंटरनल यूजर्स और एक्सटर्नल यूजर्स, उसके लिए हम देखेंगे। फिर लिखा है प्रोडक्टिव बिजनेस एसेट्स। हमारे बिजनेस में एसेट्स, लायबिलिटी, इन चीज़ों के बारे में मैंने फिलहाल यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया है, लेकिन बिजनेस की एसेट्स का मतलब होता है जो बिजनेसमैन ने अपने खुद के कैपिटल से जो एसेट्स बिजनेस के अंदर इंट्रोड्यूस की है उसे हम एसेट्स कहते हैं। ओनर्स फंड का पार्ट होता है, ओनर्स के जो फंड से चीज़ें हम लाके बिजनेस में इन्वॉल्व करते हैं उसे हम बिजनेस के एसेट्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं कि ये जो मार्कर है तो ये डेफिनेटली मेरी एसेट्स है क्योंकि मैंने इसे अपने खुद के फंड से अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे प्रोटेक्टिंग मतलब होता है इनकी रक्षा करना है। हम जब अपने अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हमारा एक ऑब्जेक्ट, एक उद्देश्य और होता है कि बिजनेस में लगाई गई सारी एसेट्स को प्रोटेक्ट करना है। मार्केट में एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है कि ज़्यादा हो रही है, कुछ एसेट्स ऐसी होती हैं जो समय के साथ में उनमें डिप्रिशिएशन मतलब घिसावट लग जाती है, हमने अकॉर्डिंगली उनमें चेंजेस किए हैं कि नहीं किए हैं, एसेट्स का सही तरीके से मार्केट या कॉस्ट प्राइस पे इवैल्यूएशन हुआ है कि नहीं हुआ है, ये सारी चीज़ें देखने के लिए हम अपने अकाउंट में चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, हम अपने एसेट्स को सही तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर उन्हें हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन का पार्ट बनाते हैं तो। और लास्ट है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब कुछ इस तरीके से मान लेते हैं कि कोई कंपनी है, क्योंकि हम ट्रांजेक्शन तो सिर्फ ऐसे थोड़ी ना कि एक ही फॉर्म के लिए बनाएंगे। जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म हो, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म हो, चाहे वो सोशल जो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है वो हो, चाहे वो इंटू डिवाइडेड फैमिली हो, चाहे वो कंपनी हो, सब जगह बनाते हैं। अगर हम कंपनी फॉर्म के बिजनेस के साथ में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहाँ पे जो पैसा होता है वो शेयर होल्डर जो एक्सटर्नल होते हैं, बाहर से पैसा लगाते हैं, बिजनेस के अंदर जो पैसा लगाते हैं उस पैसे का सही तरीके से यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो डायरेक्टर जो होते हैं कंपनी के वो ट्रस्टीशिप को मेंटेन करते हैं। शेयर होल्डर्स के पैसे को, जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पैसे का सही तरीके से वहाँ पे यूज, जिस बात को बोल के उनसे पैसा लिया गया था, जिस एम को पूरा करने के लिए पैसा लिया गया था, उस पैसे को उसी वे में खर्च कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ट्रस्टीशिप बनाते हैं। और ये तमाम चीज़ें हैं। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम और थोड़ा सा टेक्निकल होंगे। इस वीडियो में हम बहुत थोड़ा सा टेक्निकल हुए हैं, बहुत ही सिंपल
जो कंटेंट उनके साथ आगे बढ़ रहे थे। नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ों के साथ आगे बढ़ेंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो ये पहला लेक्चर है 11th कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अकाउंट्स क्या होता है मैंने कहा एकदम नई चीज़ें क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए, तो बहुत थोड़ी चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत डिटेल में डिस्कशन करने की बात की है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपके साथ में। इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार देखने से आपको चीज़ें जल्दी क्लियर हो जाएंगी, आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे। और हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को लगातार देखते रहिए और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आप सब अच्छे से रहें, चीज़ों को समझते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाय बाय।